Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Khwaja Mohsin Inam. Students, this is going to be the last lecture of exercise 7.4. इसमें हम exercise 7.4 से मुतालिक कुछ problems solve करेंगे. आइए शुरू करते हैं. Students, ये है example number 4 on page number 355. Statement is, in any triangle ABC, prove that. क्या है ये? शाबाश, recall करें. जी, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12 में आपने इसे पढ़ा था. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ साइंस. स्टूडेंट्स, हमें इस लॉ को किसी भी ट्राइंगल के लिए प्रूव करना है, लेकिन हम यहां पर वेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं. हम यहां पर वेक्टर्स को यूज करते हुए इस लॉ को प्रूव करेंगे. तो आइए बढ़ते हैं इसके प्रूफ की जानिब. स्टूडेंट्स, कोई भी ट्राइंगल एबीसी कंसीडर कर लें. ये मैंने ऐसे ही एक ट्राइंगल एबीसी बना ली. आप जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि हम जो नेमिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं. ये ट्रिग्नोमेट्री में कन्वेंशन है. ए बी सी, ये हमने ट्राइंगल बना ली. अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये वर्टेक्स ए है तो इसकी अपोजिट साइड को हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या नाम दिया था? जी, हमने वहां पर इसे नाम दिया था स्मॉल ए का. तो स्टूडेंट्स, मैं इस साइड को वेक्टर बनाने जा रहा हूं और इस साइड का नाम है वेक्टर ए. इस तरह b की अपोजिट साइड स्मॉल b थी तो मैं इसे कह रहा हूं वेक्टर b, और c की अपोजिट साइड स्मॉल c, मैं इसे कह रहा हूं वेक्टर c. अब सवाल यह है कि अगर ये साइड्स वेक्टर्स हैं तो इनकी डायरेक्शंस क्या हैं? स्टूडेंट्स, आप कोई भी डायरेक्शंस कंसीडर कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपके पास ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं. अगर आपको याद हो कि तीन वेक्टर्स कब ट्राइंगल बनाते हैं, तीन नॉन पैरेलल वेक्टर्स कब ट्राइंगल बनाते हैं, अगर आपको याद हो हमने कंडीशंस डिस्कस की थी. एक केस तो यह है कि अगर तीनों वेक्टर्स का सम 0 हो तो उस सूरत में तीन वेक्टर्स ट्राइंगल बना रहे होते हैं. और तीनों वेक्टर्स का सम 0 उस वक्त हो सकता है कि जब या तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दें इस तरह से, और या आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दें. उस सूरत में तीनों वेक्टर्स का सम हो जाएगा 0. दूसरी सूरत यह हो सकती है कि आप दूसरी सूरत यह थी कि दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल हो. उस सूरत में आप यह कर सकते हैं कि आप दो वेक्टर्स को इस तरह से डायरेक्शन दे दें और तीसरे वेक्टर को आप ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे दें. यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के अलावा आप कोई भी डायरेक्शन फॉलो करेंगे तो वो दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के बराबर नजर आएगा. स्टूडेंट्स, मैं यहां पर सिंपल यूज कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. यानी ये मेरे पास बन गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. इस सूरत में क्या होगा कि इन तीनों वेक्टर्स का सम 0 होगा. c प्लस a प्लस b. हम वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए, और अगर आप वेक्टर की डायरेक्शन में चलते हैं तो वेक्टर ऐड होता है. तीनों वेक्टर्स का सम हो गया 0. ये मैंने पैटर्न अडॉप्ट कर लिया. अब स्टूडेंट्स, मेरा अगला सवाल यह है कि ट्रिग्नोमेट्री के रेफरेंस से वर्टेक्स ए के साथ बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? शाबाश. जी, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, हम इसे अल्फा कहते हैं. हम इसे एंगल ए भी कह सकते हैं. यहां पर एंगल्स के नाम ए, बी और सी कंसीडर किए जा रहे हैं, सो इसलिए हम अल्फा, बीटा और गैमा यूज नहीं करेंगे. यह एंगल है एंगल ए, यहां पर एंगल है एंगल बी, और यहां पर एंगल है एंगल सी. अब मेरा अगला सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर C और वेक्टर A के दरमियान बनने वाला एंगल क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? जी, आपका जवाब होगा एंगल B. अगर मैं आपसे पूछूं वेक्टर A और वेक्टर B के दरमियान बनने वाला एंगल क्या है, तो आप कहेंगे एंगल C. और अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर B और वेक्टर C के दरमियान बनने वाला एंगल क्या है, तो आप कहेंगे एंगल A. स्टूडेंट्स, आपके ये तीनों जवाब गलत हैं. स्टूडेंट्स, ए, बी और सी ये ट्राइंगल के एंगल्स तो हैं, लेकिन ये वेक्टर्स के दरमियान बनने वाले एंगल्स नहीं हैं. स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है वो बुनियादी तौर पर वेक्टर्स की डायरेक्शन के दरमियान एंगल होता है. या हम ये भी कह सकते हैं कि हम एंगल पॉइंट के उस जानिब देखते हैं कि जहां पर दोनों वेक्टर्स या तो डाइवर्ज हो रहे हो या दोनों वेक्टर्स कन्वर्ज हो रहे हो. अगर आप देखना चाहते हैं
यहां पर कि इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, तो आप देखें कि ये जो वेक्टर है ये इस पॉइंट की तरफ आ रहा है और दूसरा वेक्टर अवे जा रहा है, ये टुवर्ड्स आ रहा है और वो अवे जा रहा है। एक वेक्टर हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रहा है, दूसरा इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, और डायरेक्शन दोनों की इस पॉइंट के हिसाब से डिफरेंट है। अब देखें ये जा रहा है, ये आ रहा है। अब असल तरीकेकार क्या है, वेक्टर्स के की डायरेक्शन के दरमियान अगर हमने एंगल देखना है तो आप किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन को एक्सटेंड करेंगे। ये वेक्टर है, इसको इस तरफ एक्सटेंड कर दें, ये है इसकी डायरेक्शन, ये मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप इस यहां पर देखें तो ये दोनों वेक्टर्स डाइवर्ज हो रहे हैं, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शंस डाइवर्ज हो रही हैं। सो ये जो एंगल होगा ये बुनियादी तौर पर वेक्टर ए और वेक्टर सी के दरमियान बनने वाला एंगल होगा। और ये एंगल होगा क्या, मेरा सवाल अब आपसे ये है। शाबाश, ये एंगल है एंगल बी। टोटल एंगल ये क्या होगा, यहां से यहां तक टोटल एंगल होगा 180 डिग्रीज या पाए। अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल हमारे पास होगा 180 डिग्रीज माइनस बी और पाए माइनस बी। स्टूडेंट्स एक और तरीकेकार भी हो सकता था, आप क्या करें, आप इस वेक्टर की जो टेल साइड है उसको एक्सटेंड कर लें। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूं। आप इस टेल साइड को एक्सटेंड कर लें, ये है वेक्टर की डायरेक्शन। अब आप देखें इस साइड पर अगर आप देखें तो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शंस कन्वर्ज हो रही हैं पॉइंट की तरफ। तो ये हमारा जो एंगल होगा, ये एंगल होगा वेक्टर ए और वेक्टर सी के दरमियान। और आप जानते हैं ये हमारे पास एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल भी 180 डिग्रीज माइनस बी या पाई माइनस बी ही कंसीडर होगा। यहां पर दोबारा लिख लेते हैं पॉइंट बी, ये हमारे पास ये पॉइंट बी, वर्टेक्स बी। ये मैंने आपको समझाने के लिए इजाफी तौर पर ड्रॉ किया, आपके लिए एक ही डायरेक्शन एक्सटेंड करना काफी है। इसी तरह अगर हम यहां पर आएंगे तो आप इस डायरेक्शन को आउटवर्ड एक्सटेंड कर दें इस तरह से। ये एंगल है हमारे पास एंगल सी, तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस सी। और यहां पर आप इस वेक्टर की डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दें और ये एंगल हमारे पास आ जाएगा, ये एंगल है ए, ये एंगल आ जाएगा पाई माइनस ए। अब एक दफा से दोबारा हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। प्रूफ के दौरान अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर ए और वेक्टर सी के दरमियान बनने वाला एंगल क्या है, तो आपने कहना है पाई माइनस बी। इसी तरह वेक्टर ए और बी के दरमियान बनने वाला एंगल पाई माइनस सी, और वेक्टर बी और वेक्टर सी के दरमियान बनने वाला एंगल पाई माइनस ए होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। हम यहां लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम। रफ डायग्राम इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के लिए यह प्रूफ किया जा सकता है। हम इसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रायंगल इस वक्त कंसीडर कर रहे हैं, आप कोई भी ट्रायंगल कंसीडर कर लेते ये प्रूफ हो जाता। रेफर टू रफ डायग्राम, देयर इज अ ट्रायंगल ABC, vectors A, B and C are along sides। A जो है वो है साइड BC के along, B जो है वो है साइड AC के along, एंड C जो है वो है साइड AB के along। AB रिस्पेक्टिवली। अब स्टूडेंट्स हमने जो इन्हें डायरेक्शंस दी हैं उनके मुताबिक इन तीनों वेक्टर्स का सम बन रहा है 0। एज A प्लस B
प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अभी तक आपको अगर याद हो हमने इसी पैटर्न पर कौन सा प्रूफ किया था? जी एक्सरसाइज 7.3 में हमने लॉ ऑफ कोसाइंस इसी पैटर्न पर किया था। स्टूडेंट्स, वहां पर हमें कोसाइन चाहिए था। अब कोसाइन आता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में, तो हमने डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म किया। यहां पर हमें साइन चाहिए, लॉ ऑफ साइंस की तरफ हम जा रहे हैं। अब साइंस जो है वो आता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर या वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर। सो हम क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर परफॉर्म करेंगे। अब किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे? स्टूडेंट्स, आप ए, बी और सी किसी के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, हम लॉ ऑफ साइंस के प्रूफ में आगे बढ़ जाएंगे। मैं सबसे पहले वेक्टर सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा हूं। वेक्टर सी के साथ पहले क्यों कर रहा हूं, इसका जवाब आपको थोड़ी देर में देता हूं। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर सी। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या कम्यूटेटिव होती है? द आंसर इज नॉट इन जनरल। क्रॉस प्रोडक्ट इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होती। स्टूडेंट्स, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप या तो लेफ्ट साइड पर क्रॉस प्रोडक्ट करें सी के साथ, या राइट साइड से क्रॉस प्रोडक्ट करें सी के साथ। नंबर्स में आप जानते हैं या डॉट प्रोडक्ट में, चूंकि डॉट प्रोडक्ट भी और नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होती है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 या 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दोनों बातें सेम हैं। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये बातें सेम नहीं हैं। सो हम क्रॉस प्रोडक्ट में ख्याल रखेंगे कि अगर हमने सी को लेफ्ट साइड से क्रॉस प्रोडक्ट किया है तो सबके साथ हम लेफ्ट साइड से ही करेंगे। ये नहीं कि किसी के साथ लेफ्ट से कर देंगे, किसी के साथ राइट से कर देंगे। मैं कर रहा हूं सी क्रॉस ए, अब मैं सी लेफ्ट साइड पर ही लिखूंगा, सी क्रॉस बी और सी क्रॉस सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास इनफैक्ट सम नल वेक्टर होता है, सो हम यहां पर लिख देंगे सी क्रॉस नल वेक्टर। सी क्रॉस सी क्या होगा? शाबाश, सी क्रॉस सी नल वेक्टर आ जाएगा। एक वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आता है। क्यों नल वेक्टर आता है? क्योंकि उस वेक्टर का उसी के साथ एंगल 0 कंसीडर होता है और साइन 0 0 हो जाता है। ये हमारे पास आ गया नल वेक्टर, और नल वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी नल वेक्टर आ गया। हमारे पास बचता है सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब सी क्रॉस बी, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस सी क्रॉस बी। अगर मैं इन दोनों की जगह बदलूं तो क्या होगा? जी, जगह बदलेंगे तो एक माइनस अपीयर होगा और वो इस माइनस को कैंसिल कर देगा। सी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होती, माइनस साइन आ जाता है। मैंने इन दोनों को रिवर्स किया तो हमारे पास एक और माइनस अपीयर हुआ, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब स्टूडेंट्स, ये क्रॉस प्रोडक्ट इस क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है। सो हम क्या करेंगे, हम इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। अगर ये दो क्रॉस प्रोडक्ट आपस में इक्वल हैं तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास इनके मैग्नीट्यूड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेता हूं। अब क्या होगा कि इस तरफ का यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1, उस तरफ का यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड भी 1, वो समझ लें कि फारिग, वो अब उसका तस्करा ही नहीं होगा, क्योंकि ये आ गया मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये आ गया सी ए, सी का मैग्नीट्यूड सी, ए का मैग्नीट्यूड ए, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू, सी और ए के दरमियान एंगल पाई माइनस बी। और यहां पर बी सी, साइन ऑफ बी और सी के दरमियान एंगल पाई माइनस ए। अब साइन ऑफ पाई माइनस बी, अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट, क्या? शाबाश जी, ये पाई बाय 2 या 90 डिग्रीज का इवन मल्टीपल है। सो
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगी। पाई माइनस बी, क्वाड्रेंट कौन सा होगा? चलें रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास पाई माइनस बी या पाई माइनस ए, क्वाड्रेंट कौन सा होगा? जी, माइनस कर रहे हैं तो आप क्लॉकवाइज जाएंगे, क्वाड्रेंट होगा सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव? जी, आप आफ्टर स्कूल टू कॉलेज रिकॉल कर लें तो यहां पर साइन होता है पॉजिटिव। सो यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ बी और यहां पर साइन ऑफ ए। यहां से सी और सी कैंसल, ए के नीचे आप ले आए साइन ए को और बी के नीचे आप ले जाए साइन बी को। ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी। इसको नाम दे दें 1 का, बल्कि इसे नाम देते हैं 2 का। अब यहां पर दो बातें, एक तो मैंने इसे नाम 2 क्यों दिया स्टूडेंट, मैं इसे कह रहा हूं 1 क्योंकि मैंने इसे अभी दोबारा कंसीडर करना है। लॉ ऑफ साइंस का अभी आधा हिस्सा हुआ है ये। अब मुझे b ओवर साइन b इज इक्वल टू सी ओवर साइन c या a ओवर साइन a इज इक्वल टू c ओवर साइन c साबित करना है, यानी इसका आधा हिस्सा भी बाकी है। अब मैं आपको उस बात का भी जवाब देता हूं कि मैंने c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्यों किया। स्टूडेंट्स, c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमारे पास ये एक हिस्सा जो पहले वाला पार्ट है वो आ गया। अगर हम इसका a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते तो उस सूरत में क्या होना था कि आपके पास मिलना था आपको b ओवर साइन b इज इक्वल टू c ओवर साइन c। वो भी सही था, कोई मसला नहीं था, लेकिन मैं जिस पैटर्न में ये लॉ गिवन है उसी पैटर्न में इसे लेकर चल रहा हूं। एक और बात आपको बताता हूं कि मैंने यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट की c को पहले लिखा। तमाम टर्म्स में c को पहले लिखना जरूरी था, ये नहीं कि पहले एक टर्म में c को लेफ्ट पर लिख लिया, एक टर्म को में राइट पर लिख लिया, ये गड़बड़ हो सकती थी। अगर आप सारी टर्म्स में राइट पर लिख लेते तब भी आपका नतीजा यहीं तक आना था, क्योंकि यहां पर आपने क्या किया, आपने मैग्नीट्यूड्स ले लिए क्रॉस प्रोडक्ट के। आप b क्रॉस c हो या c क्रॉस b हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इसके बाद यही रिजल्ट फिर आ जाना था अगर आप c बाद में भी क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करते। अब स्टूडेंट्स, a ओवर साइन a इज इक्वल टू b ओवर साइन b आ चुका। हम इस 1 को दोबारा कंसीडर करेंगे और फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, या तो अब a के साथ और या b के साथ। अब मैं चाहता हूं कि मैं b ओवर साइन b इज इक्वल टू c ओवर साइन c प्रूव करूं, तो मुझे किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए? दोबारा सुन लें, मैं चाहता हूं कि b ओवर साइन b इज इक्वल टू c ओवर साइन c आ जाए, तो मुझे किस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए? शाबाश, c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने से ये आया है, c मिसिंग है। अगर मुझे b ओवर साइन b इज इक्वल टू c ओवर साइन c करना है तो a मिसिंग है, मुझे वेक्टर a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करना चाहिए। सो बढ़ाते हैं बात आगे, हम यहां लिखेंगे कंसिडर 1 अगेन। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू नल वेक्टर। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट with a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस नल वेक्टर। अब यहां पर a क्रॉस a नल वेक्टर हो जाएगा, a क्रॉस b ये भी नल वेक्टर इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाकर माइनस a क्रॉस c, माइनस a क्रॉस c को हम कर देंगे c क्रॉस a। एक स्टेप मैंने ये वाला इस दफा स्किप कर दिया, ये स्टेप जो मैंने परफॉर्म किया था ये मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि आप पहले समझ चुके हैं। ये हमारे पास आ गया। अब मैग्नीट्यूड्स कर देते हैं, वजह भी आप समझ चुके, इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होंगे। यहां पर आ गया ए बी, साइन ऑफ ए और बी के दरमियान एंगल था पाई माइनस सी, सी ए ये वेक्टर्स हैं और ये इनके मैग्नीट्यूड्स हैं।
सी और ए के दरमियान एंगल था पाई माइनस बी। साइन ऑफ पाई माइनस सी ये होता है साइन सी, ए बी साइन सी, और यहां पर सी ए साइन बी। ए और ए दोनों तरफ से कैंसल, ये आ गया बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी। इसको नाम दे दें 3 का। अब जरा देखें 2 में a ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी, और यहां पर b ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम यूज करते हुए कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में इक्वल है। इफ a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, तो फिर a, b और c आपस में इक्वल कंसिडर होते हैं। हम यहां लिखेंगे यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी on 2 and 3 we have a over sine a is equal to b over sine b is equal to c over sine c. Proved. Students, आप अपने इंटरेस्ट के लिए इसको थोड़ा सा चेंज करके कीजिएगा। मैंने अभी यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ और ए के साथ किया, आप बी और ए के साथ कर लें या सी और बी के साथ कर लें, और आप देखेंगे कि तब भी लॉ ऑफ साइंस इसी तरह से प्रूफ हो जाएगा। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जांपल नंबर 3 ऑन पेज नंबर 354। हमें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 7.3 के साथ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसकी डिडक्शन कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्रूव किया था। यानी दो चीजें हमने वहां पर प्रूव की थी। अब यहां पर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला मैं ड्राइव कर रहा हूं, और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा वो हमारी प्रॉब्लम नंबर 8 है एक्सरसाइज 7.4 के अंदर, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स, उसी टाइप के कंसेप्ट्स, उसी यानी एग्जैक्टली बल्कि कहना चाहिए कि वही डायग्राम यूज होगी जो यूज की थी हमने कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के लिए। मैं आपको एक कंसेप्ट रिकॉल दोबारा से करवाना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आपके पास ये एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन के अंदर आपके पास इस तरह से एक पॉइंट मौजूद है, और आपको कहा जाता है कि आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दें। ये ओरिजिन, और फर्ज किया ये पॉइंट है आपके पास ए, आपको कहा जाता है कि आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दें। तो स्टूडेंट्स, इसके दो रास्ते हैं। इसके दो रास्ते ये हैं कि या तो आपके पास आप इसको एक इस तरह से राइट ट्रायंगल मुकम्मल कर लें, आपके पास इसकी बेस और परपेंडिकुलर आ जाए, वो जो बेस होगी यहां से लेकर x यूनिट्स जो डिस्टेंस होगा वो बुनियादी तौर पर इसका x कोऑर्डिनेट होगा, और जो इसका परपेंडिकुलर होगा वो ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस है ये आपका y कोऑर्डिनेट होगा। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता ये है कि आपके पास ये एंगल गिवन हो, फर्ज करें ये एंगल है अल्फा, और इसके साथ आपको गिवन हो ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ या ओरिजिन से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो गिवन हो, फर्ज करें ये 2 है। तो आप इन दो बातों की बुनियाद पर ये कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं। अल्टीमेटली इन दो इंफॉर्मेशंस की बुनियाद पर अभी भी आपको इस राइट ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर ही फाइंड आउट करना है। अब मुझे अगर बेस चाहिए, बेस की लेंथ है x और परपेंडिकुलर की लेंथ है y। अगर मुझे बेस चाहिए हाइपोटेन्यूज की बुनियाद पर, तो जरा सोचें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगी। जी, आपको याद करना होगा वही सेंटेंस, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ऑल्दो दिस सेंटेंस इज नॉट एप्लीकेबल टू मी, बट मुझे भी यूज करना पड़ता है, क्या करूं। अब यहां पर बेस और हाइपोटेन्यूज,
curly brown hair. So cosine alpha will be equal to x by 2. यहां से x की वैल्यू आ गई 2 times of cosine alpha. और sin alpha, some people have is equal to y by 2 और y की वैल्यू आ गई 2 sin alpha. यानी हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो है 2 cosine alpha और y कोऑर्डिनेट है 2 sin alpha. अगर ये डिस्टेंस चेंज होगा, पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस चेंज होगा, तो यहां पर नंबर चेंज हो जाएगा. आप इसे 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहां 5 करेंगे यहां 5 आ जाएगा. जो भी डिस्टेंस होगा, इनफैक्ट वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो नंबर यहां पर आ जाएगा. अगर आप एंगल चेंज करेंगे तो एंगल यहां पर आ जाएगा. यानी अगर आप यहां पर कर दें बीटा, तो यहां पर हो जाना था कोसाइन बीटा साइन बीटा. अगर आप यहां पर कर दें अल्फा माइनस बीटा, तो कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा. यानी जो एंगल वैल्यू यहां पर होगी, उस इनफैक्ट जो डिस्टेंस वाली लाइन है उसका जो भी एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा होगा, वो आप यूज करेंगे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉइंट होगा. हां, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में ले आते हैं, पॉइंट को सेकंड क्वाड्रेंट में ले आते हैं, तो फिर आपका एंगल होगा ये, और फिर अगेन आप x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे इस डिस्टेंस की बुनियाद पर. अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप आ जाएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव कंसीडर होती है. सो x की वैल्यू जो आप राइट ट्रायंगल की बेस पर कैलकुलेट करेंगे, आप बाद में क्वाड्रीनेट उसको बनाते हुए उसके साथ माइनस साइन अटैच कर देंगे. y की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी. अब आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है, इसी पैटर्न पर अगर आप आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्ज करें ये एंगल है बीटा और ये लेंथ है 3, तो आपकी ये x और ये y, तो आपका बन जाएगा 3 कोसाइन बीटा और 3 साइन बीटा. ये तो आप एग्री कर गए. अब चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट के अंदर y की वैल्यू नेगेटिव होती है. सो कोऑर्डिनेट्स जब आप बनाएंगे तो आप कोऑर्डिनेट्स में नेगेटिव साइन अटैच कर देंगे y कोऑर्डिनेट के साथ, कुछ इस तरह से. अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं तो दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव कंसीडर किए जाते हैं. स्टूडेंट्स, अपनी आसानी के लिए प्रूफ के अंदर ये चीज मैंने आपको कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के प्रूफ में भी बताई थी. हम अपनी आसानी के लिए ये जो डिस्टेंस है पॉइंट का ओरिजिन के साथ, इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं. इसको 1 कंसीडर करने का फायदा ये होता है कि हमारे कोऑर्डिनेट्स बड़े सिंपल हो जाते हैं. कोसाइन अल्फा, साइन अल्फा, कोसाइन बीटा और माइनस साइन बीटा बड़े सिंपल हो जाते हैं. अगर आप ये ना भी करें तब भी प्रूफ आपका किया जा सकता है. ये जो इस तरह से नंबर्स अपीयर होते हैं ना, ये चूंकि सेम नंबर्स होते हैं, अगर आप 2 यूज करेंगे तो 2 दोनों तरफ आ जाएगा, अगर आप 3 यूज करेंगे तो 3 आ जाएगा. ये नंबर्स आखिर पर कैंसिल हो जाते हैं. अल्टीमेटली ये प्रूफ फिर भी आपके सामने आ जाता है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इस डिस्टेंस को 1 कंसीडर करते हैं. आइए अब प्रॉपर प्रूफ देखते हैं. ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन, मैंने 2 वेक्टर्स यहां पर कंसीडर किए. मैंने कहा कि मैं इस डिस्टेंस को 1 कंसीडर कर रहा हूं. अगर मैं इसे 1 कंसीडर करूंगा तो इसका मतलब है कि ये 2 वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? अगर इन दोनों की लेंथ 1 है तो ये दोनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स कहलाएंगे. सो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं. हम लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम. ये लिखने का मकसद ये भी है प्रूफ के अंदर कि विदाउट डायग्राम मेरी समझ से बाहर है कि ये प्रूफ कैसे किया जा सकता है. एग्जाम्स में भी डायग्राम जरूरी है. ये नहीं कि आप प्रूफ को रट्टा लगाएं और जाके वो लिख दें और जो कुछ आप उसके अंदर तस्करा कर रहे हो वो नजर ना आ रहा हो. आपके लिए जरूरी है कि आप ये डायग्राम बनाएं. आप इस डायग्राम को बेस बनाते हुए सारी डिस्कशन कर रहे हैं. रेफर टू रफ डायग्राम. लेट OA is equal to 1. OB is equal to 1. आप ये भी लिख सकते थे let OA and OB are 2 unit vectors. अब स्टूडेंट्स मजीद आगे बात बढ़ाते हैं.
वेक्टर ओ ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, हम उस एंगल को एक नाम दे लेते हैं और उसे नाम देते हैं हम अल्फा का। इसी तरह से जो वेक्टर ओ बी है वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, उसे भी हम नाम दे देते हैं और वो नाम होगा बीटा। हम यह लिखते हैं फर्दर लेट एंगल बिटवीन ओ ए एंड एक्स एक्सिस इज इक्वल टू अल्फा। ये मैं लिख रहा हूं अल्फा। एंगल बिटवीन, यहां पर एन मिस हो गया, एंगल बिटवीन ओ बी एंड एक्स एक्सिस इज इक्वल टू बीटा। स्टूडेंट्स, अगर आप ये प्रूफ अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर जो एंगल लिखा है बुक के अंदर वो है माइनस बीटा। बाज टीचर्स भी यहां पर माइनस बीटा एंगल लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, ये कंसेप्चुअली गलत है। क्यों गलत है? हमने एक्सरसाइज 7.2 में डायरेक्शन एंगल्स डिफाइन किए। डायरेक्शन एंगल क्या होता है? किसी वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला शॉर्टेस्ट एंगल। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का कोई ताल्लुक नहीं है। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अगर आपके पास वेक्टर है यहां पर, तो ऐसा नहीं होगा कि आप इधर से आएंगे, आप शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे, ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे और ये अब आप क्लॉकवाइज आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इस एंगल को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। एंगल जो है डायरेक्शन एंगल, उसकी आपने वहां पर रेंज भी पढ़ी थी। वो रेंज थी, अगर आप उसे थीटा कहें, उसमें तीन थे, अल्फा, बीटा और गैमा। अल्फा एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, बीटा वाई एक्सिस के साथ, और गैमा वहां पर हमने कहा था वो जी एक्सिस के साथ। अगर हम थीटा कह दें उन तीनों एंगल्स को जनरली, तो इसकी रेंज थी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज। दोबारा से सुन ले आप, ये जो एंगल्स हैं किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जी एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, वो नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते। ये शॉर्टेस्ट एंगल होता है बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव एंगल होता है हमेशा, और इसकी रेंज ये होती है। सो इसे बीटा कंसीडर करना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, इन दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा? शाबाश, ये एंगल जी, ये अल्फा, ये बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। हम यहां लिखेंगे देन एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब स्टूडेंट्स, हमें वेक्टर्स का तज़किरा करना चाहिए। ये अगर एंगल अल्फा है तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमने स्टार्ट पर डिस्कस किए जी। कीप इन माइंड कि ये लेंथ जो है ये 1 है, ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ 1 है। जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कोसाइन अल्फा, साइन अल्फा। तो वेक्टर क्या बन जाएगा जी? कोसाइन अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, ये हमारे पास वेक्टर बन जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स कंपोनेंट आ जाएगा वेक्टर का, और वाई कोऑर्डिनेट से वाई कंपोनेंट। ये हमारे पास है पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस वेक्टर की लेंथ भी 1, एंगल जो बन रहा है वो है बीटा जी। बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे कोसाइन बीटा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव कंसीडर होगा, माइनस साइन बीटा। हम राइट ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर मालूम करेंगे, दोनों आ जाएंगे कोसाइन बीटा और साइन बीटा। परपेंडिकुलर और बेस दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट चूंकि यहां पर नेगेटिव होता है, सो हम उसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। हम यह लिखते हैं एज ए। हम यानी इसकी तफसील में नहीं जाएंगे कि हमने किस तरह से फाइंड आउट किए, ये इनफैक्ट हमारा कंसेप्ट है।
ए जो है वो है कोसाइन अल्फा साइन अल्फा। दिस इंप्लाइज वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। उसके बाद बी कोसाइन बीटा माइनस साइन बीटा। दिस इंप्लाइज वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू कोसाइन बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। ये सारी स्टोरी अभी तक वही चल रही है जो हमने कोसाइन अल्फा प्लस बीटा के लिए यूज की थी, बिल्कुल वही सारी स्टोरी चल रही है। अब स्टूडेंट्स यहां पर चेंज आएगा। वहां पर हमने क्या किया था, हमें कोसाइन अल्फा प्लस बीटा चाहिए था। अब इन दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल अल्फा प्लस बीटा, कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा लाने के लिए हमने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट यूज किया। अब यहां पर हमें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा चाहिए। साइन इस एंगल पर अप्लाई करने के लिए हमें इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। वहां पर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट चूंकि कम्यूटेटिव होता है, आप ओ ए डॉट ओ बी करें या ओ बी डॉट ओ ए करें कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहां पर चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता इन जनरल, यहां पर फर्क पड़ सकता है। सो हम क्या करेंगे, हम दोनों में से एक ऑप्शन इख्तियार करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। अगर स्टूडेंट्स मैं ओ बी क्रॉस ओ ए करता हूं, ओ बी क्रॉस ओ ए, तो ओ बी क्रॉस ओ ए राइट हैंड रूल के मुताबिक, मैं पिछले बोर्ड पर जाके आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर मैं ओ बी क्रॉस ओ ए करूंगा तो मेरी फिंगर्स जो हैं वो कर्ल होंगी टुवर्ड्स ओ ए, और मेरा जो थंब है ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा और वो आउटवर्ड होगा इस बोर्ड से, इस तरह से। ओ बी क्रॉस ओ ए यूनिट वेक्टर आउटवर्ड होगा। हम इस यूनिट वेक्टर को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि हम राइट हैंड रूल के मुताबिक चलते हैं। अगर मैं ओ ए क्रॉस ओ बी करूंगा तो ओ ए क्रॉस ओ बी, तो जो थंब है वो इनवर्ड जा रहा है, तो यूनिट वेक्टर हमारा जो है वो माइनस एन हैट होगा। अब स्टूडेंट्स ये दोनों यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं, एक में पॉजिटिव आ रहा है और एक में नेगेटिव आ रहा है। दोनों सूरतों में हमारा प्रूफ हो जाएगा। मैं ओ बी क्रॉस ओ ए कर रहा हूं ताकि हमारा यूनिट वेक्टर जो है वो पॉजिटिव कंसीडर हो। ओ बी क्रॉस ओ ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो आई, जे और के। आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट फॉर्मूला। ओ बी के कंपोनेंट्स पहले आएंगे कोसाइन बीटा माइनस साइन बीटा और के कंपोनेंट इसके अंदर है 0। उसके बाद ओ ए कोसाइन अल्फा साइन अल्फा और के कंपोनेंट 0। ये स्टूडेंट्स अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करना है। लेफ्ट साइड पर हम क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देते हैं। ओ बी क्रॉस ओ ए, ओ बी मैग्नीट्यूड, ओ ए मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ ओ बी और ओ ए के दरमियान बनने वाला एंगल है अल्फा प्लस बीटा, और अब आना है यूनिट वेक्टर। मेरा सवाल यह है कि उस यूनिट वेक्टर का नाम क्या होगा। स्टूडेंट्स ये बड़ा सोचने की बात है, यहां पर उस यूनिट वेक्टर का खास नाम क्या होगा। यहां पर मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। ओ ए वेक्टर अगर आप देखें तो उसके अंदर एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं, आई और जे कंपोनेंट्स हैं। ओ बी वेक्टर के अंदर भी एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर्स किस प्लेन में हैं। दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये दोनों वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में मौजूद हैं। अब इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा तीसरा एक्सिस होता है? द आंसर इज जी एक्सिस। ये हमारे पास जी एक्सिस, ये इन दोनों पर परपेंडिकुलर। अब मेरा सवाल यह है कि अगर इन दोनों में हमारे पास
आई और जे नजर आ रहे हैं, तो वो जो यूनिट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में वो क्या होगा जी, जी एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है के हैट, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई हैट, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे हैट। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर हमारे पास है जी एक्सिस और उसकी डायरेक्शन में होता है के हैट। सो यहां पर हमें हासिल होगा के हैट, ये हमारे पास आ गया के हैट इज इक्वल टू, अब राइट साइड पर हम एक्सपेंशन कर देंगे, राइट साइड पर एक्सपेंशन करेंगे तो आई, रो और कॉलम छोड़ा तो ये जीरो, ये जीरो, यहां पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया जीरो, माइनस जे, रो और कॉलम छोड़ा जीरो और जीरो, प्लस के हैट, ये भी हैट, रो और कॉलम छोड़ा साइन अल्फा कोसाइन बीटा, यहां पर लिख रहा हूं नीचे ब्रैकेट के बाद, यानी हमने लिख दिया यहां पर साइन अल्फा कोसाइन बीटा, साइन अल्फा कोसाइन बीटा। अब आना था माइनस फार्मूला का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सिचुएशन आ गई, ये जीरो ये जीरो। अब ओ बी का मैग्नीट्यूड भी वन, चूंकि यूनिट वेक्टर हमने यहां पर आपको याद हो लेट किया था दोनों को, ये भी वन ये भी वन, इधर भी के हैट इधर भी के हैट, और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं, फिर आप बात समझेंगे। ये दोनों हो गए वन, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के हैट, ये जीरो के हैट इंटू साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। अब स्टूडेंट्स हमें बेसिकली ये प्रूव करना है, ये के हैट दोनों तरफ से कैंसल हम कंसीडर करते हैं। सो हम यह लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। प्रूव्ड। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम ओ ए क्रॉस ओ बी परफॉर्म करते तो तब क्या होता, और इसके लिए मैं आपको ले जाऊंगा डायग्राम पर। स्टूडेंट्स अगर हम ओ ए क्रॉस ओ बी परफॉर्म करते तो के हैट जो अभी हमने पॉजिटिव लिया था वो आना था नेगेटिव। क्या होना था, ये सारी स्टोरी तो ऐसी चलनी थी, ओ ए क्रॉस ओ बी करने की सूरत में ये रो ऊपर आ जानी थी और ये रो नीचे चली जानी थी। और आप जानते हैं कि जब हम किसी डिटर्मिनेंट में रोज को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है। अब ये भी जीरो है ये भी जीरो है, इनफैक्ट नेगेटिव साइन यहां पर आ जाना था, यहां पर नेगेटिव आ जाना था और यहां पर नेगेटिव आ जाना था। और लेफ्ट साइड पर क्या होना था, लेफ्ट साइड पर ये नेगेटिव के हैट आना था ब्रैकेट के अंदर, नेगेटिव के हैट। अब इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव हमने लेना था कॉमन, यहां पर बन जाना था नेगेटिव के हैट, नेगेटिव के हैट इस नेगेटिव के हैट के साथ हो जाना था कैंसल, और फिर आपके पास साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इसी के इक्वल प्रूफ हो जाना था। कीप इन माइंड के यहां पर जो हमने ओ बी क्रॉस ओ बी का मैग्नीट्यूड और ओ ए का मैग्नीट्यूड ये वन था, वो हमने यहां पर नहीं लिखा। आप उसकी वजाहत इसके साथ कर सकते हैं, यहां मुझे उस वक्त ख्याल नहीं रहा। आप इसी स्टेप के दाएं तरफ आप जाकर लिख दीजिएगा ओ ए ओ बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन। स्टूडेंट्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का प्रूफ मैंने कर दिया, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के लिए ये प्रॉब्लम है इनफैक्ट एक्सरसाइज का, वो प्रूफ आप खुद कीजिएगा। उसमें माइनर चेंज क्या होगा डायग्राम के अंदर ये भी आप खुद सोचिएगा। मैं बढ़ता हूं अब एक्सरसाइज 7.4 के लास्ट प्रॉब्लम की जानिब।
Students, this is problem number 9. Statement is, if A cross B is equal to a null vector and A dot B is equal to 0, what conclusion can be drawn about A और B? आसान अल्फाज में अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक नल वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो A और B के बारे में क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है? स्टूडेंट्स, वन बाय वन देखते हैं. मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर है तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? शाबाश. ए और बी के बारे में क्या पॉसिबिलिटीज हैं? जी, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है, कब नल वेक्टर होता है? द आंसर इज जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों. और कोई पॉसिबिलिटी? शाबाश. जी, यह भी मुमकिन है कि ए नल वेक्टर हो. अब नल वेक्टर किसी के भी पैरेलल होता है. ए अगर नल वेक्टर है तो वो बी के पैरेलल कंसीडर होगा, तब भी ए नल वेक्टर हो सकता है. यह भी मुमकिन है कि बी नल वेक्टर हो, और यह भी मुमकिन है कि दोनों ही नल वेक्टर्स हो. हम पहले ए क्रॉस बी के नल वेक्टर होने की पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं. हम यह लिखेंगे, इफ A cross B is equal to a null vector, then one of the following must be true. इनमें से कोई एक बात लाजमी ट्रू होनी चाहिए. नंबर 1, A is पैरेलल टू बी. ये पैरेलल का सिंबल, ए और बी आपस में पैरेलल है. हम फर्ज कर लेते हैं कि ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, और तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा 0. नंबर 2, ए इज नल वेक्टर. ये दूसरी पॉसिबिलिटी. इनमें से कोई एक लाजमी ट्रू होनी चाहिए. नंबर 3, B is null vector. अगर A null vector है तब भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, अगर B null vector है तब भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, 0 वेक्टर आएगा. और नंबर 4, A and B both are null vectors. इन चारों में से कोई एक लाजमी ट्रू होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट के 0 आने के लिए. अब दूसरी चीज, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ए और बी का आपस में क्या ताल्लुक होगा? जी, ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे. और कोई पॉसिबिलिटी? जी, ए नल वेक्टर हो तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 0, तो वो मैग्नीट्यूड 0 सारा कुछ 0 कर देगा. अगर बी नल वेक्टर होगा तब भी आंसर 0 आ जाएगा, और अगर दोनों नल वेक्टर होंगे तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा. सो एक पॉसिबिलिटी जो पहले वाली है वो चेंज होगी, बाकी तीनों पॉसिबिलिटीज यही आ जाएंगी. हम यहां लिखेंगे, इफ A डॉट B इज इक्वल टू 0, then one of the following must be true. Number 1 again, A is perpendicular to B. A और B आपस में perpendicular होंगे. Number 2, A is null vector. Number 3, B is null vector. Number 4, A and B are null vectors. याद रखिएगा, नल वेक्टर्स को जीरो वेक्टर्स या वाइड वेक्टर्स भी कहा जाता है. स्टूडेंट्स, अब हो क्या रहा है? ये दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. अब दोनों काम अगर साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो तब ए और बी के लिए हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी के नल वेक्टर होने की 4 पॉसिबिलिटीज आपके सामने, और ए डॉट बी के 0 होने की 4 पॉसिबिलिटीज आपके सामने. जब साइमल्टेनियसली दोनों प्रोडक्ट्स 0 हो जाएं, एक 0 वेक्टर बन जाए और दूसरा 0 हो जाए, तब कंक्लूजन ये बनता है
कि या तो A नल वेक्टर है या B नल वेक्टर है या दोनों ही नल वेक्टर्स हैं, क्योंकि नल वेक्टर वो वाहिद वेक्टर है कि जो किसी वेक्टर के लिए भी परपेंडिकुलर भी होता है और पैरेलल भी होता है एट द सेम टाइम। अगर दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो हैं तो यह मुमकिन नहीं है कि वो एट द सेम टाइम परपेंडिकुलर भी हों आपस में और पैरेलल भी हों आपस में, यह मुमकिन नहीं है दो नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए। सो जो रिमेनिंग 3 पॉसिबिलिटीज हैं इन दोनों के अंदर वही पॉसिबल हैं दोनों के जीरो होने के लिए। सो हम कंक्लूजन करेंगे। कंक्लूजन, if A dot B is equal to 0 and A cross B is equal to null vector, then one of the following must be true. Number 1, A is null vector. Number 2, B is null vector. And number 3, A and B are null vectors. स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ और इसके साथ ही एक्सरसाइज 7.4 का भी इख्तिताम हुआ। आप अच्छी तरह से इसके प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।